नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डीटीएस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड परीक्षाओं का समय चल रहा है और यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों का ही 25 फरवरी को साइंस का पेपर लगा हुआ है। मैं संकल्प शुक्ला आप सभी को साइंस पढ़ाऊंगा इस चैनल पर। कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में ही जो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको बताया था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसको यहाँ आई आइकन में लगा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। और आज हम पढ़ाएंगे केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ध्यान रखिएगा, मैं यूपी और सीबीएसई दोनों ही बोर्ड के लिए आपको बता रहा हूं और इसका पेपर है 25 फरवरी। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, जो पैटर्न में बता रहा हूं, अगर आप ऐसा करके आते हैं तो अवश्य ही आप साइंस में, विज्ञान में 70 में से 70 नंबर लेकर आ सकते हैं। केमिस्ट्री जो है ये आपका आता है 20 नंबर का। इसमें 6 जो हैं वो एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और उसके अलावा 14 नंबर का डिस्क्रिप्टिव प्रश्न आते हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उसमें जो आप इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे तो मेनली आप 2 चैप्टर पढ़ लीजिएगा। पहला मेटल और नॉन मेटल, और दूसरा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एमसीक्यूज जो हैं वो इन दोनों चैप्टर से आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की कि वो कहाँ कहाँ से ज़्यादातर आ सकते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा, पहला चैप्टर है वो केमिकल इक्वेशंस का चैप्टर है, रासायनिक समीकरण का चैप्टर है। तो इसमें आपको कुछ चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। सीबीएसई वाले इस पर विशेष ध्यान देंगे क्योंकि ये जो टॉपिक मैं बताऊंगा स्टार्टिंग में, ये सीबीएसई बोर्ड में जरूर आते हैं और इस बार भी आएंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसी के साथ आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब यहां पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जब कभी सिर्फ इन्हीं रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, कभी किसी दूसरी भी रिएक्शंस के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप हमेशा उसका डेफिनेशन के साथ कम से कम एक एग्जाम्पल जरूर लिखें। यूपी बोर्ड वालों से मैं कहूंगा कि आप 2 एग्जाम्पल लिखें। हालांकि सीबीएसई वाले भी 2 लिखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा, लिख सकते हैं वो, देख लें। सीबीएसई बोर्ड वाले 1 एग्जाम्पल लिखें क्योंकि यूपी बोर्ड की अपेक्षा सीबीएसई का पेपर थोड़ा सा लॉन्ग आता है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। तो कम से कम इसमें 1 एग्जाम्पल आपको लिखना है। उत्तर प्रदेश बोर्ड वाले इसमें 2 एग्जाम्पल लिखेंगे। ये 2 रिएक्शंस अवश्य आएंगी, दोनों ही बोर्ड्स में आएंगे, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में खास तौर से इन दोनों को आ सकती हैं, ज्यादा चांसेस है आने के। एंड एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होती हैं जब कभी 2 कंपाउंड्स या 2 एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो उससे कुछ एनर्जी बाहर आती है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन जिन रिएक्शंस में हमको हीट अलग से लेनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा जो इसी चैप्टर का टॉपिक है वो आपको जो रिएक्शंस पढ़ाई गई हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी के साथ के टॉपिक्स हैं, आप इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। केमिस्ट्री में
यूपी बोर्ड के बच्चे जरा सा ध्यान दें कि केमिस्ट्री में 2-2 नंबर के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि आप इसको डिफाइन कर दीजिए, इसकी डेफिनेशन बता दीजिए, या फिर इसके बारे में कुछ संक्षेप में लिख दीजिए, शॉर्ट नोट्स लिख दीजिए। ये बहुत आता है। हो सकता है आपके पेपर में जो 6 नंबर का क्वेश्चन आया हो उसके 3 सेक्शंस हो, 3 2 नंबर के हो सकते हैं। तो ये केमिस्ट्री में एक चीज मैं कहूंगा, इसका फायदा आपको हो सकता है कि जो 3 क्वेश्चंस आए उसमें सपोज करिए आपको 1 नहीं आता था लेकिन 2 आ रहे थे, आपको 4 नंबर मिल सकते हैं। लेकिन आशा करता हूं मैं जो आपको बताऊंगा आप उसमें 6 में 6 नंबर का पूरा लिख करके आएंगे। तीसरा जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर से जितनी भी उस चैप्टर की मेटल्स और नॉन मेटल्स की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, ध्यान रखिएगा, केमिकल रिएक्शंस, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इसकी केमिकल रिएक्शंस को आप जरूर पढ़ लीजिएगा? तो यहां पर एक चीज है कि यूपी बोर्ड में खास तौर से जो 6 नंबर का प्रश्न आता है उसमें कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी कभी क्या ज्यादातर केसेस में पूछ लेते हैं कि राइट द बैलेंस रिएक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। उसमें 6 आपको स्टेटमेंट दिए होते हैं, 6 आपको रिएक्शंस करने को दी जाती हैं जो इस चैप्टर से ज्यादातर रिलेट करती हैं। इस चैप्टर से ज्यादातर वो रिएक्शंस आती ही आती हैं, इसलिए आपको इस चैप्टर की रिएक्शंस अच्छे से पढ़ लेनी है। हालांकि ये सबको भी पढ़ना है लेकिन इस चैप्टर की रिएक्शंस पर, केमिकल रिएक्शंस पर आपको बहुत ज्यादा जोर देना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये समझ लें कि रासायनिक अभिक्रियाओं या रासायनिक समीकरण पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपको केमिस्ट्री जो है वो अच्छे नंबर दे सकती है। दूसरी चीज है, कोशिश करिएगा कि रिएक्शंस, अगर से आप शॉर्ट नोट्स में कोई रिएक्शन लिख रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा 1 या 2 एग्जांपल आपको लिखने ही होंगे, अगर आप इसमें रिएक्शन लिख रहे हैं कोशिश करिएगा कि वो रिएक्शन आप बैलेंस लिखें। अनबैलेंस रिएक्शन कुछ मामलों में या ज्यादातर मामलों में वो कट जाती हैं, आपके नंबर को डिडक्ट कर सकती हैं। और जब आपको बैलेंस रिएक्शन लिखने के लिए दिया गया है तो आप उस रिएक्शन को बैलेंस करके ही लिखिएगा। और रिएक्शन लिखने का भी तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में, इसीलिए आप इस वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करिएगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस चैप्टर में एक टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड एज मेटलर्जी, जिसमें हम मेटल्स को ओर्स के द्वारा प्योरिफिकेशन करने के बाद प्रोसेस में लेकर के आते हैं, उनके रिएक्शंस में लेकर के आते हैं। तो ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसमें से 1, 2 या 3 नंबर के प्रश्न जरूर आपके पेपर में आ सकते हैं और सीबीएसई बोर्ड वालों के पेपर में ये वाले जो प्रश्न हैं मेटलर्जी के, ये कम से कम 4 नंबर के जरूर आएंगे, आने की पूरे चांसेस हैं। हिंदी मीडियम जो यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं उनको मैं बता दे रहा हूं, मेटलर्जी को हिंदी में कहते हैं धातु कर्म। धातु कर्म कहते हैं जिसे धातुओं को अलग अलग तरीके से निकाला जाता है, उनको कैसे प्योरीफाई किया जाता है। आपके में ज्यादातर है जो कॉपर की है, जिंक की है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके में ज्यादा आएगा। इसके साथ एक टॉपिक जो वो है वो और आता है, वो होता है टॉपिक मेटल्स से अलग अलग मेटल्स को मिक्स करने के बाद जो हम लोग मिश्र धातुएं या मिक्स मेटल्स बनाते हैं, वो टॉपिक आ सकता है। वो हालांकि बहुत ज्यादा नहीं आता है लेकिन 1 नंबर में वो आपके में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर आपका आ जाएगा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ बच्चे गलतियां ये कर देते हैं कि जब रिएक्शन आती है किसी मेटल की एसिड के साथ, तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जब कभी कोई मेटल किसी
एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां पर जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। जब कभी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तो उस जगह पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। और किसका डिस्प्लेसमेंट होगा? जब मेटल एसिड से रिएक्शन कर रहा है और एसिड की बेसिक प्रॉपर्टी है कि उसके पास हाइड्रोजन होती ही होती है, तो ऐसे केस में हाइड्रोजन को कोई मेटल जो है वो डिस्प्लेस कर देगा। आप सभी लोग रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ते हैं, जितने भी हैवी मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन के ऊपर हैं, ऊपर के साइड में है। और रिएक्टिविटी सीरीज का ये लॉ है, ये नियम है कि वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट्स को, अपने से नीचे वाले सब्सटेंस को अब किसी रिएक्शन से हटा सकता है या किसी सॉल्यूशन से वो हटा सकता है। तो इसमें आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जब एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा या मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस को वो अलग कर देगा और जो दो एलिमेंट्स बचेंगे वो दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर के एक सॉल्ट बना लेंगे। मैं एक छोटी सी रिएक्शन आपको लिख के दिखा दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए सोडियम है, वो रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ वो रिएक्शन कर रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है और बनाएगा क्या? तो हमने अभी आपसे कहा हाइड्रोजन गैस जो है वो रिमूव हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। बचेगा क्या? सोडियम और सल्फेट बचेगा। यहाँ पर 2Na हो जाएगा बिकॉज इसकी जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, इसीलिए मैंने कहा था कि बैलेंस रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी होता है। देखिए हाइड्रोजन इसमें से अलग हो गई, यही नहीं अभी आप कोई भी रिएक्शन ले लीजिए उसमें से भी आप अलग हो जाएगा। जैसे अगर मैं पोटेशियम ले लेता हूं और इसके रिएक्शन मैं कर देता हूं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, यहां पर क्या बनेगा देखिए, और जो रिमेनिंग चीज बची हाइड्रोजन के अलावा जो चीज निकल के आ रही है ये उस ही मेटल का एक सॉल्ट है। क्या है? उस मेटल का एक सॉल्ट है, उस मेटल का एक सॉल्ट है ये। तो ये रिएक्शंस आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर आते हैं बेसिस। बेसिस की भी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बेसिस की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है उनके पास OH- का जो है वो एडिशन होता है, उनके पास OH- होता है। जैसे एसिड्स के पास हाइड्रोजन होता है, H+ रहता है, उसके पास OH- होता है। और सॉल्ट, सॉल्ट के लिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, जब कभी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा और उसके साथ साथ वाटर को अलग कर देगा। अब ये अगर आपके पास आ जाती है कि सॉल्ट की डेफिनेशन लिखिए तो आप लिख सकते हैं कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस देन इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर एज प्रोडक्ट। सेम डेफिनेशन, सेम टू सेम डेफिनेशन आप लिखेंगे, सेम डेफिनेशन आप लिखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं और सॉल्ट और वाटर बना लेते हैं, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर में आ सकता है। मैंने भी कहा कि केमिस्ट्री में छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आपको बहुत मिलेंगे, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उनमें से एक है जो आपको मिल सकता है और 2 नंबर पूरे पूरे दे सकता है। आगे जब हम बढ़ते हैं इसी चैप्टर में तो सॉल्ट के भी कुछ
टाइप्स होते हैं, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हालांकि वो बहुत ज्यादा लिखने को नहीं आते हैं, लेकिन एमसीक्यूज में आपके में वो आ सकते हैं। अब आता है सबसे ज्यादा मेन चैप्टर, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन और उसके यौगिक। पूरी केमिस्ट्री में सारे एलिमेंट्स में कार्बन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो चेन रिएक्शंस बहुत तेजी से करता है और बहुत लंबी चेन बना सकता है। ये क्यों बना सकता है? ये क्योंकि कार्बन के पास, पहली चीज आप समझ लीजिए, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर भी 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब किया जाता है तो 2 और 4 आता है। भाई आउटर मोस्ट सेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये ना किसी को शेयर कर सकता है, ना कोई इसको शेयर करेगा। तो ये क्या करता है? ये बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड्स। क्या बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाएगा इस तरीके से, ठीक है। इस कारण से ये लंबी लंबी चेन्स को बनाने में सक्षम होता है। इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। जो बच्चे केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, केमिस्ट्री में पूरे नंबर लाना चाहते हैं, वो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ें। इस चैप्टर से आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर केमिस्ट्री में मिल सकते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? पहली चीज तो आती है कार्बन की टेट्रावैलेंसी। जो चीज मैंने अभी आपको बताई, ये कार्बन की टेट्रावैलेंसी है। आप इसमें लिख के आएंगे कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और दूसरे वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। हालांकि दूसरे शेल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस कारण से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। अब ये शेयरिंग किसी को दे सकता नहीं है, कोई इसको देगा नहीं, तो ये क्या करता है? बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसी चीज को बोलते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ये 2 नंबर का आता है और आप कम से कम इसमें यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं वो कम से कम 5 से 6 लाइंस इसके बारे में जरूर लिख करके आइएगा। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी इस टॉपिक को जब लिखेंगे तो आप उसको अच्छे से कवर करके आइएगा। और इसमें जो एक फिगर होता है कार्बन का, जिसमें हम ये बताते हैं कि कार्बन में कितने डिग्री का एंगल होता है उसके 2 एटम्स के बीच में, तो वो भी आप बना के जरूर आइएगा। दूसरा जो इसमें मेन टॉपिक आता है, वो टॉपिक क्या, वो एक इम्पॉर्टेंट मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। 2 नंबर का, 3 नंबर का, या कहें 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर आ सकता है। मिनिमम 2 नंबर का तो ये आता ही आता है। यूपी बोर्ड के बच्चे विशेष इसमें ध्यान देंगे। IUPAC, सीबीएसई बोर्ड में उतना नहीं है ये, लेकिन यूपी बोर्ड के बच्चे इसको विशेष ध्यान दें। IUPAC आपके कोर्स में जरूर आएगा, आपके पेपर में जरूर आएगा। मिनिमम 2 नंबर का IUPAC आता है। अब कभी कभी बोर्ड वाले क्या करते हैं, बोर्ड वाले कभी कभी इसमें 4 दे देते हैं, आधे नंबर का, एक आधे नंबर प्रश्न देंगे आपको, 4 प्रश्न हो जाएंगे। तो ये 2 नंबर का तो मिनिमम आएगा ही आएगा। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है यूपी बोर्ड वाले बच्चों से एमसीक्यूज में। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फिजिकल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। IUPAC एक अलग टॉपिक है, वो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके नाम याद रख के जाइएगा, इसके ग्रुप्स याद करके जाइएगा, इसके जो हेलो एल्केन्स होते हैं आप उनको ध्यान रख के जाइएगा। हेलो एल्केन्स में 3-4 है आपके में, तो उनमें से किसका नाम पहले आता है, किसका नाम बाद में आता है, आप इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इसके विषय में मैं बहुत जल्द एक पूरी वीडियो बना दूंगा IUPAC के लिए, क्योंकि आपका परसों ही पेपर है, इसलिए इस टॉपिक को बहुत लॉन्ग वीडियो में बना पाना अभी संभव नहीं हो पाएगा। हालांकि बाद में इसकी पूरी वीडियो आपके पास अवश्य आएगी। दूसरा जो इसमें हम टॉपिक कहेंगे टेट्रावैलेंसी के अलावा, इसमें जो शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आते हैं वो आते हैं आपके सोप से। सोप एंड डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और अपमार्जक, हिंदी में इसको कहेंगे
साबुन, सोप को साबुन कहते हैं, जिससे हम लोग नहाते हैं, हैंड वॉश करते हैं, तो साबुन कहेंगे। जिससे कपड़े धोते हैं उसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिटर्जेंट और हिंदी में कहते हैं अपमार्जक। ठीक है, इन दोनों का भी अपना अपना एक फॉर्मूला होता है। दो प्रकार के सोप होते हैं, एक होता है पोटेशियम का, एक होता है सोडियम का सोप। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। सोप डिटर्जेंट के शॉर्ट नोट्स जरूर आते हैं, और अगर सोप डिटर्जेंट नहीं आएगा तो आपके में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक वो जरूर आएगा, वो है आपका क्लींसिंग एक्शन। आशा करता हूं सबने इसको पढ़ा होगा, क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, जिसमें हम ये बताते हैं कि सोप यानी कि साबुन किस प्रकार से हमारी त्वचा से गंदगी को हटाता है और हमको साफ करता है। इसमें बेसिकली यही बताना होता है आपको, जो साबुन है वो हमारी बॉडी के ऊपर जो लिक्विड फैट जमा हो जाता है उससे रिएक्शन कर लेता है। उससे रिएक्शन करने के बाद एक बहुत अच्छी चीज बनती है, वो मैं अगला टॉपिक आपको बता दूंगा। रिएक्शन करता है और जब हम पानी डालते हैं तो पानी के साथ बह जाता है। बेसिकली क्लींजिंग एक्शन में आप यही लिखते हैं। और जो मैंने कहा कि रिएक्शन करने के बाद एक चीज बनती है, वो है ये मिसेल। मिसेल एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप क्लींजिंग एक्शन को याद कर रहे हैं, क्लींजिंग एक्शन के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो मिसेल के बारे में आप जरूर पढ़ेंगे। ये दोनों टॉपिक मैं कहता हूं दोनों एक ही टॉपिक हैं, एक जैसे टॉपिक हैं। अगर आप मिसेल के बारे में लिख के आते हैं तो वो आप क्लींजिंग के बारे में लिख रहे हैं, अगर आप क्लींजिंग के बारे में लिख रहे हैं तो आप मिसेल के बारे में जरूर लिख करके आते हैं। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे विशेष इसमें ध्यान दें, क्योंकि ये आपको ज्यादा नंबर देगा। ये दो टॉपिक्स ज्यादा नंबर आपको देगा ये टॉपिक। इसी चैप्टर से जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिल जाता है, रिएक्शंस आती हैं इसमें। जैसे आपकी आएगी एथेनॉल, आपके में है ये एथेनॉल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी में एक टॉपिक और है, वो है एथिलीन भी है आपके में, एथेनॉल और एथिलीन। एथेनॉल का बेसिक फॉर्मूला पूछा जाता है, मैं बता दे रहा हूं आपको। एथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH, C2H5OH। ये फॉर्मूला होता है एथेनॉल का। ये आप विशेष ध्यान रखिएगा, एथेनॉल की रिएक्शंस जो हैं वो ज्यादातर पूछी जाती हैं। अब इससे रिलेटेड टॉपिक्स मैं आपको बताता हूं। इस चैप्टर से आपको बहुत टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं। एथेनॉल और एथिलीन की जो रिएक्शंस बाद में आती हैं, तो इसमें हम शॉर्ट नोट्स बहुत देते हैं। जैसे इसमें आएगा आपका क्लींजिंग एक्शन के बाद एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन ये एक बहुत कॉमन टॉपिक है, आप सबने इसको बहुत बार पढ़ा होगा। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, एक सवाल पूछता हूं, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। एस्टरिफिकेशन, किन दो कंपाउंड्स की रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं? ईस्टर में चेंज हो जाते हैं बेसिकली कंपाउंड्स, तो हम एस्टरिफिकेशन की जो प्रोसेस है, कौन से दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करके ईस्टर बना देते हैं, तो वो कौन से कंपाउंड्स हैं? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है सैपोनिफिकेशन, हिंदी में कहते हैं साबुनीकरण। साबुन बनाने की प्रक्रिया ही कहलाएगी साबुनीकरण। सोप बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे सैपोनिफिकेशन। अगला जो इसमें टॉपिक आएगा वो मैं थोड़ा सा स्किप कर गया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से, वो आपका टॉपिक रोस्टिंग। रोस्टिंग आता है। अगला टॉपिक आता है कंबशन, ये जरूर आता है कंबशन। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है इसी चैप्टर का जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ही एक
कह सकते हैं कि एक पार्ट है, उसमें आप कार्बन के बारे में लिखते हैं तो वो है आपका क्लींसिंग एक्शन हो गया। मिसेल के बारे में आप पढ़ के जाएंगे। मिसेल चूंकि एक ऐसा टॉपिक है जो आपको जरूर आएगा, मैंने इसके पहले बताया था आई थिंक, तो ये टॉपिक रिपीटेड हो गया, सॉरी फॉर दैट। ये जो इतने कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताए केमिस्ट्री में, ये जरूर पूछे जाएंगे, ये जरूर आएंगे और इनसे आपको बहुत अच्छे नंबर्स मिल सकते हैं। देखिए पेपर परसों है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है कि मैं बहुत लॉन्ग वीडियो बना करके इन सब के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, इसीलिए मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं आप उनको पढ़िए। अगर आपको केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या बायो में कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप एक बार हमारी वीडियो पर कमेंट करिए, हम आपको संतोषजनक उत्तर अवश्य देंगे और उत्तर देने के लिए डीटीएस क्लासेस प्रतिबद्ध है। खैर, हमने आपको बताया आज की क्लास में केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान में कौन कौन से बहुत ज्यादा ज्वलंत और महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो इस बार के पेपर में 100% आने की संभावना है। मतलब ये तो टॉपिक्स आएंगे ही आएंगे, इनसे बाहर केमिस्ट्री है ही नहीं, तो आपको ये सब तो पढ़ के जाने ही पड़ेंगे। इसके साथ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स भी होते हैं जो आप कवर कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा, जो रिएक्शंस वाला चैप्टर है उसमें हर प्रकार के रिएक्शंस आपको पढ़नी है, एक्सोथर्मिक पढ़नी है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी पढ़नी है आपको। उसी चैप्टर में एक और चीज़ आती है जो हम हिंदी में उसको कहते हैं लोहे में जंग लगना, रस्टिंग कहते हैं उसको। मैं लिख दे रहा हूँ टॉपिक यहाँ पर, रस्टिंग। इसी में एक टॉपिक और आ जाता है, उसको हम कहते हैं कोरोजन। हालांकि ये दोनों सुनने में कैसे लगते हैं, रस्टिंग हम सिर्फ कहते हैं आयरन की होती है, कोरोजन भी सबका हो जाता है, अदर जो मेटल्स होते हैं वो कोरोजन में आ जाते हैं। और मैं एक और आपसे प्रश्न पूछता हूं, उसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम लोग वीडियो का यहीं पर समाप्त कर देंगे। उसके बाद प्रश्न मेरा ये है, क्वेश्चन मेरा ये है कि ऑयल्स एंड फैट्स जब खराब हो जाते हैं तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को या उस फेनोमेनन को हम अंततः क्या कहते हैं? ये मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं। मैंने आपसे यहाँ पर दो प्रश्न पूछे हैं। एक पूछा है एसिडिफिकेशन के लिए, मैंने ये पूछा था कि कौन कौन से दो कंपाउंड्स मिलके ईस्टर बनाते हैं। आप इसका जवाब भी देंगे और आप इसका जवाब भी दीजिएगा कि जब ऑयल और फैट्स खराब हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को, उस फिनोमिनन को क्या कहते हैं। आशा करता हूं आप सभी को मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं देखता हूं कि बहुत से लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप यकीन मानिए, सब्सक्रिप्शन जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। आपको बस इस वीडियो के नीचे जो लाल बटन दिखाई दे रही है उसको दबा देना है, बेल आइकन दबा देना है ताकि हमारी वीडियोस आए तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हम सभी को बहुत मोटिवेशन देता है आगे वीडियोस बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आपका केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा होगा, साइंस का पेपर बहुत अच्छा होगा। किसी का कोई भी प्रश्न है, कोई टॉपिक है तो वीडियो पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डीटीएस क्लासेस का परिवार प्रतिबद्ध है अपने हर एक सब्सक्राइबर को उसके कमेंट का उत्तर देने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें, मैं यही चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट। और कल की क्लास जो रहेगी वो रहेगी बायोलॉजी की, उसको मिस मत करिएगा। फिजिक्स की क्लास मैं आप यहाँ पे जो आई बटन है उस पर लगा दे रहा हूँ, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद और जय हिंद।